नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हुए हम खबरदार की लेंस से ही तमाम खबरों को देख लेते हैं, क्योंकि नेपाल की जो नक्शेबाजी है वो जिस तरीके से शुरू हुई है उसके विश्लेषण की बहुत अधिक आवश्यकता है। किस तरीके से नेपाल ने पिछले कई दिनों से ये बात बार बार दोहराई थी कि भारत ने उसके कई इलाकों पर अपना कब्जा कर रखा है। 18 मई को अपना नया नक्शा उसने जारी किया, उसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा इलाकों पर दावा किया। इसके बाद से नेपाल के प्रधानमंत्री और तमाम दूसरे नेता भारत विरोधी बयानबाजी में जुट गए, लेकिन असलियत में नेपाल की सारी नक्शेबाजी की हवा निकली। नेपाल ने 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो नेपाल के पक्ष में सबूत ढूंढेगी, यानी जो काम पहले करना था वो सबसे बाद में हो रहा है। सवाल यह है कि नक्शे वाला ये पूरा विवाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किसके इशारे पर किया। आज इस खबर का गहरा विश्लेषण हम करेंगे। आज तक ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, इसमें भी आपको कई नए संकेत मिलेंगे। वैसे इस समय भारत की अपने पड़ोसियों के साथ ट्रिपल टक्कर चल रही है और ये एक चिंताजनक खबर है। भारत और नेपाल का सीमा विवाद शुरू हो गया। पाकिस्तान भी सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी जो हुआ था वो कम नहीं हुआ है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग की। हम इसके डिटेल्स आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर चीन के साथ तनाव के दौर में हिंद और प्रशांत महासागर में अमेरिकी लड़ाकू विमान गश्त क्यों लगा रहे हैं। इसके बाद हम कोरोना के खिलाफ दवाओं के विश्व युद्ध का विश्लेषण करेंगे। ये आपके काम की खबर है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि वो जुलाई में कोरोना वैक्सीन ट्रायल का अंतिम स्टेज शुरू करने जा रही है। अमेरिकी वैज्ञानिक कोरोना के खिलाफ टीबी और पोलियो के वैक्सीन के इस्तेमाल पर भी रिसर्च कर रहे हैं। इस बीच चीन में भी निष्क्रिय कोरोना वायरस से बनाए गए वैक्सीन के अच्छे असर के संकेत मिले हैं। ये प्रयोग जानवरों पर किया गया है, अभी क्लिनिकल ट्रायल बाकी है। और भारत में भी हरिद्वार के पतंजलि शोध केंद्र ने कोरोना रोगियों को ठीक करने वाली दवा बनाने का दावा किया है और कहा है कि इस दवा के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का रिजल्ट भी आने वाला है। ये अब से बस थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। दिलचस्प खबर यह है कि पाकिस्तान का नया इकोनॉमिक सर्वे आ गया है। इसमें बताया गया है कि 8 साल में पहली बार पाकिस्तान की जीडीपी में गिरावट आई है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट -0.38% रही। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही काफी कमजोर थी। महामारी ने हालत और खराब कर दी है। पाकिस्तान के हर सेक्टर में गिरावट आई, लेकिन मवेशियों की संख्या बढ़ गई है। खासतौर पर पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़कर 55 लाख हो गई है। अब पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता है जिसके तहत पाकिस्तान 3 साल तक हर साल 80,000 गधे चीन को एक्सपोर्ट करेगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां की मशहूर लोनार झील का पानी अचानक गुलाबी रंग में तब्दील हो गया है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि लोनार झील में खास तरह के बैक्टीरिया और फंगस की वजह से पानी का रंग बदला है और ये बदलाव खारेपन की वजह से भी हो सकता है। हालांकि अभी इसके कारणों की जांच बाकी है। और आइए अब नेपाल की नक्शेबाजी का विश्लेषण हम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से नेपाल की तरफ से एक नक्शे को लेकर भारत से टकराव की कोशिश नजर आ रही है, वो अपने आप में बताता है कि यह फैसला नेपाल का नहीं है, बल्कि इस फैसले के पीछे शायद चीन की सोच है। क्योंकि नेपाल की तरफ से केपी शर्मा ओली जिस तरह से तीखे बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि ये टक्कर भारत और नेपाल के बीच नहीं है, उनकी सरकार यानी कि केपी ओली शर्मा की सरकार और भारत के बीच में ये टक्कर है। इसीलिए नेपाल अपनी तरफ से एक नक्शे को लेकर लगातार रस्साकशी कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि 3 इलाके भारत के दरअसल नेपाल के इलाके हैं। भारत की तरफ से कोई उकसावा नहीं, लेकिन नेपाल अड़ा रहता है। कल यानी 11 जून को नेपाल की कैबिनेट ने 9 लोगों की एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी को जमीन के सबूत और प्रमाण जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। यानी कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा की जिस जमीन पर नेपाल इतने दिनों से दावा कर रहा है और भारत के साथ विवाद खड़ा कर रहा है, उस जमीन पर अपने अधिकार का नेपाल के पास कोई प्रमाण ही नहीं है। सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि नेपाल की पूरी शासन व्यवस्था भारत से बातचीत करने पर जोर दे रही है, लेकिन बातचीत किस आधार पर होगी, क्योंकि बातचीत की टेबल पर बैठने लायक दस्तावेज तो नेपाल के पास है ही नहीं।
नेपाल सरकार की आधिकारिक थिंक टैंक संस्था नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुराज उप्रेती को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इसमें सीमा विशेषज्ञ, भूगोल विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय कानून के ज्ञाता और पुरातत्वविदों को रखा गया है। लेकिन तमाम कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार नेपाल ने बड़ी भूल कर दी है। उसने पहले नक्शा प्रकाशित किया, फिर नेपाल की संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव लेकर आई और अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई तब प्रमाण ढूंढने का काम कर रही है। भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान दोनों देशों की सीमा पर भी फायरिंग हुई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीमा पर हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। खबर है कि सीमा पर ग्रामीणों और नेपाल पुलिस के बीच विवाद के बाद यह फायरिंग हुई। जानकी नगर बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की तरफ से ये अंधाधुंध फायरिंग ऐसे समय में हुई है जब सीमा विवाद को लेकर नेपाल लगातार भारत के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। फायरिंग की नौबत क्यों आई, इसे लेकर जांच जारी है। नेपाल की नक्शेबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यही वो नक्शा है जिसे 18 मई को नेपाल ने जारी किया था और इसी नक्शे से भारत और नेपाल की पुरानी दोस्ती और संबंधों पर कूटनीति की बिजलियां गिर गईं। इस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया था। भारत ने नेपाल की इस हरकत का सख्त जवाब भी दिया था, लेकिन इसके बाद नेपाल न सिर्फ अपने नए नक्शे पर अड़ गया है बल्कि भारत पर सीधे हमले करने लगा है। कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिएको छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। कुछ समय पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की दूरी घटाने वाले लिपुलेख तक के सड़क मार्ग का उद्घाटन किया था। इसके बाद 15 दिनों के अंदर नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा निकाल दिया। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कल 11 जून को ही नेपाल की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि जिस जमीन पर नेपाल दावा कर रहा है उसके प्रमाण को जुटाने के लिए 9 लोगों की कमेटी गठित की जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि नेपाल ने ना तो अपना होमवर्क ठीक से किया और ना ही पुरानी कूटनीतिक मित्रता का ध्यान रखा। नेपाल ने पहले नक्शा निकाला, फिर बयानबाजी की और अब प्रमाण ढूंढ रहा है। जरा नेपाल के प्रधानमंत्री की बातें तो सुनिए। यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौं। यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो, तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा, त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र हामीले भनेका छौं हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौं। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। मुझको लगता है कि सरकार ने नेपाल की एक सांसद सरिता गिरी ने भारत के पक्ष में बयान दिया और नक्शे में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध किया। सरिता गिरी ने कहा कि नेपाल के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। इसके बाद सरिता गिरी के घर पर हमला हो गया। उनके घर पर काला झंडा दिखाया गया और नेपाल छोड़ने की चेतावनी दी गई। सरिता गिरी ने पुलिस को भी फोन किया था, लेकिन पुलिस उनके घर पर नहीं पहुंची और उनकी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया। योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को चेतावनी दी थी और कहा था कि राजनीतिक सीमा तय करने से पहले देखना चाहिए कि तिब्बत का क्या हश्र हुआ। ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री को चुभ गई। उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नु भएको हो भने
आपको बता दें कि सन 1816 में नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच हुई सुगौली संधि के तहत काला पानी से निकलकर बहने वाली काली नदी भारत और नेपाल की सीमा को तय करती है। इस नदी के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल बसा है। भारतीय सेना और आईटीबीपी काला पानी में 1947 से ही तैनात रहे हैं। 1962 के बाद यहां सेना की तैनाती बढ़ती चली गई, जबकि नेपाल ने हाल ही में इस पर आपत्ति जताई। इस क्षेत्र में काली नदी बहती है। काली नदी के पूर्वी दिशा का हिस्सा नेपाल का है, जबकि पश्चिमी दिशा का हिस्सा भारत का है। काला पानी भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। भारत इस क्षेत्र से बुरांग और टकलाकोट पर नजर रख पाता है। नेपाल की राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ चरम राष्ट्रवादी राजनीति चल रही है और हो सकता है कि चीन के इशारे पर नेपाल भारत पर दबाव डालने की रणनीति अपना रहा हो। नेपाल की ओली सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, जब नेपाल के पास जमीन का दस्तावेज नहीं है तो उसने नक्शा निकालने की इतनी जल्दबाजी क्यों की? दूसरा सवाल, प्रमाण और दस्तावेज के बिना नेपाल ने किसके उकसाने पर यह हरकत की है? और तीसरा सवाल, क्या नेपाल जानबूझकर इस समय फर्जी सीमा विवाद खड़ा करके किसी को खुश करना चाहता है? सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल जो तीसरा सवाल हमने उठाया है, उसी सवाल के जवाब में इस पूरे विवाद की जड़ छुपी हुई है। जिस तरह से इतिहास रहा है, जिस तरह से परंपराएं रही हैं, भारत और नेपाल के बीच तकरार की कोई वजह ही नहीं, पर वहां की कम्युनिस्ट सरकार जिस तरीके से उलझ रही है भारत से, वो वहां की सरकार बनाम भारत एक राष्ट्र के तौर पर आज यही समझा जा सकता है। बहरहाल वहां के जो विदेश मंत्री हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, प्रदीप ग्यावली, पहली बार उन्होंने किसी मीडिया चैनल से इस मुद्दे पर बातचीत की है भारत में। मेरी सहयोगी गीता मोहन ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली। ये पहला इंटरव्यू है एक भारतीय चैनल के लिए। आज तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहा है नेपाल, अपने मैप को बदल रहा है, संविधान में संशोधन ला रहा है, लेकिन बिना बातचीत के, बिना भारत के साथ बातचीत किए, ऐसा क्यों? नेपाल ने तो काफी सालों से बातचीत के लिए अनवरत प्रयास करता आ रहा है। मैं आपको कुछ फैक्ट स्मरण कराना चाहूंगा। जब सन 2014 में कालापानी क्षेत्र और सुस्ता की समस्या को समाधान करने के लिए दोनों देशों के विदेश सचिव के बीच में एक संयंत्र स्थापित किया गया था, नेपाल के बार बार आग्रह के बावजूद उसका एक बार भी बैठक आयोजन नहीं किया गया। और एक बार भी बैठक न करके गत नवंबर में भारत ने एकतरफी रूप से अपनी राजनीतिक नक्शा का 8वां संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें नेपाल के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को समेटा गया था। नेपाल ने उसी वक्त उस पर आपत्ति जनाई, कूटनीतिक नोट प्रेषित किए और हमने कहा कि हम इस समस्या को समाधान करने के लिए बात करना चाहते हैं, कूटनीतिक ढंग से हम समाधान करना चाहते हैं। और हमने गत नवंबर और दिसंबर में 2 सेट ऑफ डेट्स प्रस्तावित भी किए, बट देयर वाज नो एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम इंडियन साइड। रेस्पॉन्स तो नहीं हुआ, बल्कि गत मई महीने में एक तरफी रूप से नेपाल की भूभाग को चीर कर लिपुलेख जाने का रास्ता का जब उद्घाटन किया गया, तो इन सब एक तरफी निर्णयों से आज का समस्या उभर कर आया है। भारत कहता है कि ये जो एरिया है ये भारत का एरिया है, और जो रोड बन रहा था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, वो भारत के हिस्से में बन रहा था। जब गत नवंबर में भारत ने एक नक्शा प्रकाशित किया, तो आप गौर से देखिए, वहां पर लिखा है लिम्पियाधुरा से उभरने वाली नदी का नाम काली नदी। बट इंटरेस्टिंगली आफ्टर 1 वीक, जब 8 नवंबर में उसका दूसरा प्रकाशन हुआ, तो वहां उस नदी का नाम नहीं है। यह एक तरह से मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, और इस तरह की गड़बड़ करने से न तो ऐतिहासिक तथ्य बदल जाते हैं, नहीं तो दोनों पड़ोसियों के बीच में सुमधुर संबंध स्थापित होता है। हमारा इतना ही कहना है कि let us respect the historical facts, let us respect the historical evidence, let us
respect the treaty which defines the boundary between Nepal and India. क्या ये अंदरूनी प्रेशर की वजह से है या फिर चीन का हाथ है, जो बहुत लोग कह रहे हैं? क्या वजह है जो हम देख रहे हैं कि नेपाल इतना सख्त रुख करा हुआ है और इतने तेजी से, इतने तेज रफ्तार से अपने नक्शा को बदला है नेपाल ने? तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ है तो नेपाल का हाथ है, नेपाली जनताओं के हाथ है, 3 करोड़ नेपाली जनता का हाथ है, जो सरकार के साथ में एक होकर खड़े हुए हैं कि ठीक है, नेपाल ने सरकार ने जो कदम शुरू किया है वो बहुत सही है। अगर सिर्फ नेपाल सरकार का फैसला होता तो ऐसा नहीं होता कि इतने सालों बाद पहली बार इस तरह की बातें की जाती या फिर नक्शे को पास कराने की बात की जाती। लेकिन इसी सब के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई। नेपाल भारत सीमा पर गोली चलने की नौबत आ गई। हालांकि जो खबरें हैं उसके अनुसार ये एक स्थानीय विवाद था, लेकिन चूंकि इस समय तनाव चल रहा है भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर, उसके रेखांकन को लेकर, इसीलिए ये जो घटना है इसने बहुत तूल पकड़ लिया है। सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में हुई इस घटना में एक स्थानीय निवासी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नेपाल की तरफ से क्यों ये गोली चलाई गई उसकी जांच भी होनी है और दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को उठाया भी जाना है। और इसीलिए इस खबर की पूरी पिक्चर समझ लेना बहुत जरूरी है कि नेपाल ऐसा अब क्यों कर रहा है, जो चीजें हो रही हैं वो आखिर क्यों हो रही हैं। तो हम आपको विस्तार से इस खबर की पूरी पिक्चर दिखाते हैं, क्योंकि पूरा विवाद जो भारत और नेपाल के बीच इस समय चल रहा है वो 300 वर्ग किलोमीटर की जमीन को लेकर चल रहा है। नेपाल बार बार सुगौली संधि को आखिरी समझौता मान रहा है। ब्रिटिश इंडिया से लड़ाई में नेपाल की हार के बाद सुगौली संधि हुई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नेपाली शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संधि हुई थी। ब्रिटिश इंडिया के साथ लड़ाई में नेपाल अपना 1/3 क्षेत्र हार गया था। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर कभी किसी समझौते पर दस्तखत नहीं हुए। इसीलिए नेपाल इसी के आधार पर अपनी सीमा खींचने का दावा कर रहा है। शुरुआत में नेपाल के साथ सुगौली संधि होने के बाद अंग्रेजों ने 1860 के दशक में नक्शा बदल दिया था और विवादित इलाका उसके हाथ से चला गया था। अब नेपाल के शासकों को इससे कोई समस्या भी नहीं थी। भारत वर्षों से कालापानी को अपनी सीमा का आधार मानता रहा है। नेपाल के किसी भी राजवंश को इससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। 1990 में नेपाल में लोकतंत्र के आने के बाद भी यह बॉर्डर ऐसे ही बना रहा। अब अचानक नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार है और उसने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। और अब भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव चल रहा है उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये तनाव कायम है, अभी भी कम करने की कोशिशें हो रही हैं और इसी कोशिश की फहरिस्त में बातचीत का एक और दौर पूरा हुआ है। बातचीत की गई है इस उम्मीद में कि धीरे धीरे जिस तरीके से ट्रूप बिल्डअप चीन की तरफ से किया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पूरी सीमा के साथ साथ, वो चीन कम करेगा ताकि युद्ध जैसी जो परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं वो कम हो जाएं। सरकार बखूबी समझ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन तनाव पर एक बार फिर सैन्य अफसरों के साथ बड़ी मुलाकात की। राजनाथ सिंह के साथ बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। चीन के साथ तनाव पर रक्षा मंत्री ने दूसरी बार इस तरह की बैठक की। बैठक में लद्दाख में बने तनाव पर जमीनी हालात की समीक्षा की गई। ये समीक्षा ऐसे वक्त में हुई है जब लद्दाख के चुशुल में भारत चीन के बीच सैन्य वार्ता हो रही है। भारत और चीन दोनों के विदेश मंत्रालयों ने कहा है कि हम तनाव घटाने के लिए आपस में संपर्क में हैं, लेकिन लद्दाख के पेंगोंग क्षेत्र में स्थिति गंभीर है। हिंदुस्तान पिछले 5-8 सालों में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है और उसका डायरेक्ट कंट्रोल रहा है फिंगर 4 तक। तो ये फिर फिंगर्स की तरफ, फिंगर 4 की तरफ बंकर बनाना, फिंगर 3 और 4 के बीच में चीन ने बंकर्स बनाए हैं, टनल्स बनाए। क्यों? ये तो हमारा है, डोमिनेशन हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है, तो क्यों बनाया आपने? इसका मतलब है दोषी चीन है और
चीन का जो उद्देश्य है कि चुशुल वैली को वो डोमिनेट करना चाहता है। जब चीन से भारत की तनातनी बनी हुई है तो इस बीच चीन पर अमेरिकी तेवर बेहद अहम हो जाते हैं। ये तस्वीर अमेरिकी नेवी के विमान की है। इंडो पैसिफिक महासागर में लगभग 3 साल बाद 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग करते देखे गए। एक साथ 3 अमेरिकी वॉरशिप, नेवी क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और फाइटर जेट्स के साथ इंडो पैसिफिक में देखे गए। बीते हफ्ते अमेरिकी सेना का C-40A ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ताइवान के आसमान से गुजरा था, जिस पर चीन ने कड़ा एतराज जताया था। अमेरिका का चीन से संघर्ष सीधे तौर पर भारत चीन तनाव से संबंध भले न रखता हो, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर हो सकता है। चीन के विस्तारवादी नजरिए से पूरे क्षेत्र में तनाव से कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को कैप्चर करने के लिए किसने हरकत की? विस्तारवाद की पॉलिसी किसकी है? सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी किसकी है? हमने यदि अपना गार्ड डाउन किया, अपनी सुरक्षा थोड़ी भी कम की, तो चीन फिर शैतानी करेगा, बदमाशी करेगा। इसीलिए चौकन्ना होकर रहने की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है कि चीन फिर से बदमाशी करने की कोशिश न करे। चीन ने लद्दाख सेक्टर में तनाव बनाया हुआ है, तो चीन की शह पर काम करने वाले पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाएं बढ़ा दी। LOC पर उरी के हाजीपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय सेना के साथ रिहायशी इलाकों में भी गोले दागे, जिसका भारत की सेना ने जोरदार जवाब दिया है। पाकिस्तान का भारत से तनाव नया नहीं है, लेकिन चीन के प्रभाव में नेपाल का भारत से नक्शा विवाद विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है। नेपाल ने नक्शा विवाद बढ़ाने के साथ साथ भारतीय सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के नाम पर कई बॉर्डर पॉइंट्स बनाने का फैसला किया है। भारत नेपाल के नागरिकों को एक दूसरे के इलाके में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। कई मामले जिसको कहते हैं पत्थर में लकीर लगा दो तो उसके बाद उसको ठीक करना मुश्किल होता है। हमारे जो संदर्भ हैं, हमारे जो संबंध हैं लोगों के लेवल के, वो घनिष्ठ हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और हमारे नेताओं को ये ज़रूर, नेपाली नेताओं को सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ है, हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए कि हम संदर्भ आगे बढ़ाएं, ना कि उनको इतना मुश्किलात में डाल दें कि उनको सीधा करना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों साइड्स हाई लेवल पे अभी भी ज़रूर बात कर रही होंगी, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ताकि इन चीज़ डिस्पाइट ये सब होने के मारे फिर भी हम लोग आगे ले जा सके। साफ तौर पर भारत चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सरहदी तनाव से दो चार हो रहा है। इस बीच खुफिया रिपोर्ट्स भारत के भीतर अशांति फैलाने की कोशिशों की भी हैं। हालांकि भारत सरकार के सूत्र दावा कर रहे हैं कि हर एक स्थिति पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खतरा बरकरार है। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर पीर पंजाल की दोनों तरफ गोलीबारी हो रही है। नेपाल के साथ भी एक जगह गोलीबारी हुई, लेकिन भारत और नेपाल के रिश्तों में खासी खटास अब आ गई है। इस समय देश में न केवल विदेश नीति को लेकर चुनौतियां बढ़ी हैं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ा है। अभिषेक भल्ला के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। अब हम कोरोना की बात करते हैं और वैक्सीन को लेकर जिस तरह से विश्व युद्ध चल रहा है, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों में जिस तरह से शोध चल रहा है, लेकिन सिर्फ दुनिया के अलग अलग देश नहीं बल्कि उपचार की अलग अलग पद्धतियों में भी यह शोध चल रहा है। सिर्फ एलोपैथिक नहीं बल्कि आयुर्वेद भी। हरिद्वार स्थित पतंजलि ने यह कहा है कि उन्होंने आयुर्वेद के जरिए एक ऐसी दवाई विकसित की है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में चल रही है और नतीजे सकारात्मक हैं। हमने भी इस दावे की पड़ताल की है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की लड़ाई समय के हर गुजरते पल के साथ चल रही है।
कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इससे मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दुनिया को उस दवा का इंतजार है जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक दे। कई देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन पर ट्रायल जारी है। इस बीच अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन का फाइनल ट्रायल जुलाई में करने का ऐलान किया है। कंपनी अपनी टेस्टिंग के फाइनल चरण में पहुंच चुकी है और वो जुलाई में 30,000 लोगों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल करेगी। कंपनी हर साल लगभग 50 करोड़ की डोज डिलीवर करने की तैयारी में है। मई में इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान इसके जबरदस्त असर का दावा किया गया था। We can indeed, with this vaccine, induce an immune response in everybody that received the vaccine. And that immune response generates the kind of antibodies that one would hope to generate, antibodies that can neutralize the virus, and that we can get to levels of antibodies that are those seen in people who've been infected with SARS-CoV-2, or in fact, even exceed those levels. दुनिया भर में कोविड-19 की लगभग 1 दर्जन संभावित वैक्सीन परीक्षण के शुरुआती चरण में है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ ने कई वैक्सीन्स के फाइनल टेस्टिंग और बड़े पैमाने पर की जा रही स्टडी में सहयोग करने की उम्मीद जताई है। इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन भी शामिल है। अमेरिका के रिसर्चर कोरोना से बचाव के लिए टीबी और पोलियो के वैक्सीन के इस्तेमाल की संभावना पर भी रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के एक समूह ने कोविड-19 के असर को धीमा करने के लिए पोलियो के वैक्सीन के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा है। वहीं चीन की बायोटेक कंपनी सिनोवैक ब्राजील के लोगों पर वैक्सीन का फाइनल ट्रायल करेगी। ब्राजील कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित है। वहां की सरकार ने घोषणा की है कि चीनी कंपनी सिनोवैक ब्राजील के 9,000 लोगों पर टेस्टिंग के लिए पर्याप्त वैक्सीन भेजेगी। ये टेस्टिंग अगले महीने शुरू की जाएगी। इस बीच चीन में निष्क्रिय कोविड-19 वैक्सीन के प्रयोग से कोरोना वायरस से बचाव के संकेत मिले हैं। ये प्रयोग जानवरों पर किया गया। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने इस वैक्सीन का परीक्षण किया। शोधकर्ताओं ने कहा है कि अभी इस दवा का परीक्षण चूहे, खरगोश और बंदरों पर भी किया जाएगा। चीन के विज्ञान और तकनीकी मंत्री वांग जिगांग ने रविवार को दावा किया कि चीन कोविड-19 की वैक्सीन बनाएगा और ये दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। हालांकि अभी इसके क्लिनिकल ट्रायल होने बाकी हैं। इजराइल और इटली में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। इस बीच भारत में भी अलग अलग दवाओं पर काम चल रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार के पतंजलि शोध केंद्र ने भी कोरोना रोगियों को ठीक करने वाली दवा बनाने का दावा किया है। ये दावा आज तक के कैमरे पर पतंजलि के संरक्षक आचार्य बालकृष्ण ने किया। आचार्य बालकृष्ण ने इस दवा के निर्माण से लेकर इसके असर तक सब कुछ विस्तार से बताया। उनके मुताबिक ठीक हुए सैकड़ों मरीजों का डेटा रखा गया है और दवा के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का रिजल्ट भी आने वाला है। मुझे कहते हुए खुशी है कि सैकड़ों रोगी जो कोरोना पॉजिटिव थे, अलग अलग एज ग्रुप के थे, अलग अलग स्टेजेस में थे, वो सभी लोग नेगेटिव हुए हैं और नेगेटिव में भी 100% नेगेटिव हुए। अभी तक भगवान की कृपा से एक भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई जिनको औषधियां दी गई है और करीबन 80-90% तो 7 दिन के अंदर ही ठीक हो गए। बाकी लोगों को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा, उनको 12-14 दिन तक लगा लगभग, परंतु 12-14 दिन के अंदर अंदर सब लोग ठीक हो गए। ये बड़ी बात है और इसको पूरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी पतंजलि कर रहा है, क्योंकि फाइनली जो सबसे बड़ा जो एविडेंस होता है वो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है। उस लेवल का भी काम पतंजलि कर रहा है। उसके भी बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं बहुत उत्साहवर्धक हैं और अभी कोरोना के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन भी बना दी गई है कोरोना के लिए, और अब रोगी जो है वो खा करके बच भी सकेंगे कोरोना होने से, और कोरोना हो गया है तो जान से भी बच पाएंगे। पतंजलि शोध केंद्र के मुताबिक ये दवा पूरी दुनिया में सप्लाई की जाएगी और दुनिया के लाखों लोग इसका लाभ ले सकेंगे। हरिद्वार से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।